नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज बात करेंगे देसी रियासतों के बारे में। किसके बारे में? देसी रियासतों के बारे में। आपके फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी। देन अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप इन शॉर्ट में इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो डले हैं, तो आप उसे देख के अपना टॉपिक को ही क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सीधे से क्वेश्चन मिला, नहीं, इन स्टोरी में आप सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, देन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं देसी रियासतें क्या थी और क्या इनका इफेक्ट था। देसी रियासतों की अगर बात करें तो जितने भी रजवाड़े थे भारत में, उनको अंग्रेजों ने क्या कह दिया था, जैसे वो हम लोगों को तो छोड़ के जा ही रहे थे, कह दिया था जिन रजवाड़ों को मिलना है अखंड भारत में मिलिए, नहीं मिलना है नहीं मिलिए, मतलब स्वतंत्र भी रह सकते थे। तो ये देसी रियासतें बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाली थी इस रीजन से। तो उसके पहले कुछ चीजें चल रही थी कि 1927 में एक बटलर आयोग, बटलर समिति का गठन होता है। बटलर समिति को हम कहते हैं भारतीय रियासत समिति। क्या कहते हैं? भारतीय रियासत समिति। इनका काम क्या था? इन्हीं के बारे में, देसी रियासतों के बारे में वित्तीय लेन देन और अंग्रेजों से जो भी इनके जो संबंध थे उनके मध्य मतलब जांच करना था। क्या था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना किसका उद्देश्य था? बटलर समिति का उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। दूसरा था कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। मतलब ये आर्थिक और वित्तीय संबंधों में जो सिफारिश करनी थी, उस सुधार के लिए, ये सिफारिश करने के लिए भी ये बटलर आयोग बना था कि अंग्रेजों से हम इसके बारे में देसी रियासतों के लिए, राजाओं के लिए, नरेशों के लिए, जिन्हें राजा नरेश कहा जाता है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट थे इनके बटलर समिति के अधीन से। यहीं पे बटलर समिति ने क्या किया था, एक अपने तरफ से जो भारतीय नरेश हो, मतलब भारतीय राजा हो, नरेश हो, इन्होंने अपनी तरफ से एक वकील, बहुत प्रसिद्ध मतलब ज्ञानी एक टाइप से वकील को हायर किया था, जिनका नाम था सर लेजली स्कॉट को नियुक्त किया। किस लिए? कि ये अपनी बातें, राजाओं की बातें अंग्रेजों के मध्य कैसे रखेंगे, या जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम पे जो भी गवर्नर जनरल थे उनके मध्य कैसे अपनी बातों को रखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो उसी के बाद 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। किसका? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन होता है, जैसे हम ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसी का नाम है। ये बनाई जाती है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है इसमें? कौन कौन लोग? देखो 2-4 ही लोग थे, बड़े इंपोर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है, वो भी की रोल रहता है ना, रोल। तो बलवंत राय मेहता जी थे, और आपका मणिलाल कोठारी थे, और जी.आर. अभयंकर। ये 3 लोगों की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किसमें? बटलर समिति। जो किसके लिए? जो भारतीय नरेशों के लिए ब्रिटिश भारत से सिफारिश करेगी और अपनी बातें रखेगी कि राजाओं की ये ठीक है। देखिए अभी तो इनकी सिफारिशें चल रही हैं, अभी मतलब भारत में, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य, लेकिन कुछ दिन बाद अंग्रेज क्या करेंगे, जब जाने लगेंगे तो इन लोगों को स्वतंत्रता दे देंगे, तो वो उसको बात करेंगे बाद में। 1939 में जेएल नेहरू को भारत प्रजा मंडल अध्यक्ष चुना जाता। भारत प्रजा मंडल मतलब वही अखिल भारतीय राज्य, जिसको हमने अभी बताया था आपको, क्या कहा था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो इसी का अध्यक्ष चुना जाता है 1939 में जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना जाती है। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947। अब हम बात करते हैं 1947 से पहुंचते हैं और इस पे बात करेंगे कैसे क्या हुआ। तो 1947 में अधिक से अधिक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन लोगों की सूझबूझ के कारण अधिक से अधिक रजवाड़े 1947 तक भारत में मिला लिए गए थे, जिसको हम भारत को यूनिटी बना रहे थे, मतलब अखंड भारत बनाने में लगे हुए थे। अखंड भारत मतलब भारत के राज्य मिलाना, पाकिस्तान का, बहुत सारी चीजें अलग थी। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रजवाड़े मिल गए। ठीक है, अधिकांश रजवाड़े। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे एक गेम खेल दिया था। क्या कहा था उन्होंने? वो कह के गए थे यहाँ पे कि जिन रजवाड़ों को मिलना है वो स्वतंत्र है, स्वाधीनता दे दिया था कि अगर आपको मिलना है भारत में मिलिए, नहीं मिलना है तो नहीं मिलिए, आप स्वतंत्र रह सकते। तो एक टाइप से एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर गए थे भारत वालों के लिए। कौन? अंग्रेज। जाते जाते मतलब उलझा के जा रहे थे, एक मुसीबत खड़ी करके जा रहे थे कि पेचीदा काम कर दिया था एक टाइप से, कैसे हम इनको मिलाएंगे। तो कुछ के लिए
अधिकांश तो मिल गए थे, लेकिन कुछ रह गए थे जो नहीं मिले थे। सिवाय कौन कौन से? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। ये 3 ऐसे प्रांत थे, ऐसे रजवाड़े थे, हम कह सकते हैं कि जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में इन्होंने अपना विलय नहीं किया था। चलिए, विलय नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नीति अपनाई जाएगी, हमें तो मिलाना। अब ये थोड़ी है कि हैदराबाद बीच में था। अगर आप भारत का नक्शा बनाएंगे तो हैदराबाद आपका यहाँ पड़ रहा, मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान वाले आके यहाँ से आ रहे हैं, ये हैदराबाद वाले जाके यहाँ जाएंगे, है ना। स्वतंत्र होने का मतलब ये भी नहीं कि इसको हम पाकिस्तान में मिला दें। पाकिस्तान मिल जाता तो एक टाइप से हमारे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी करता। तो इनके लिए कुछ सूझबूझ बनाई गई कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पीएम नेहरू जी को सौंपा। अब क्यों सौंपा था, इसके पीछे एक कहानी थी कि कुछ जो आपके पाकिस्तानी लोग थे, काफिर जिन्हें बोलते, वो आके यहाँ पे घुस रहे थे, तो उनकी वजह से ये परेशान होने लगे थे। जैसे इन्होंने मदद मांगी नेहरू जी से, तो नेहरू जी ने पहले एक लेटर भेज दिया था कि पहले आप इस पे साइन कर दीजिए, साइन करके भेजिए, हम आपको सेना दे देंगे। तो भारत में विलय के लिए महाराजा ने हस्ताक्षर कर पीएम नेहरू जी को ये पत्र अपना सौंपा था। ये हमारा जम्मू कश्मीर मिल चुका है भारत में, जो अभिन्न अंग नहीं है, भारत का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो ये मिल गया ऐसे 26 अक्टूबर 1947 को। शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री बना दिया गया। देखिए, वहां पे उस टाइम पे प्रांत थे, प्रांत जैसे यहाँ सीएम होते हैं, इस टाइम पे प्रांत राज्यों में वहां पे पीएम ही बना दिया जाता था। तो शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू कश्मीर का पीएम मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर की कहानी खत्म। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की कहानी क्या थी? 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब उसको डोमिनियन ऑफ इंडिया ही था कि अधिराज था, आप एकदम स्वतंत्र हो रहे थे, तो कि मध्य हस्ताक्षरित हुए, उसकी वजह से इसको हैदराबाद को मिला लिया गया। अब इस समय हैदराबाद के जो पीएम बनाए तो मीर लाइक अली, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो शेख अब्दुल्ला को, और हैदराबाद के प्रधानमंत्री किसे बनाया था, मीर लाइक अली को, तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हस्ताक्षर किए। मतलब यहाँ से हैदराबाद से मीर लाइक अली ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, दोनों ने हस्ताक्षर किए, और ये जाके आपका क्या हुआ कि यहाँ पे हैदराबाद भी मिल गया, किसमें, भारत में। तो ये आपके दोनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब रह गया कि जूनागढ़ का, तो जूनागढ़ का पता ही था। यहाँ पे जनता तो जो थी वो कौन सी थी, हिंदू ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे जो राजा था मुस्लिम था, तो इसकी पूरी सिफारिश थी कि हम कहाँ पे जाए। तो बात कर रहे थे जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ को कैसे मिला गया? जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारत में विलय कर लिया गया। ये 9 नवंबर 1947 को विलय कर लिया गया। बाद में यहाँ, हालांकि यहाँ पे मतलब जनमत भी कराया गया था, तो फिर भी यहाँ पे क्या हुआ था, सारी जनता ने क्या किया था, भारत में मिलने के लिए कहा था। ये इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कब 9 नवंबर को ये यहाँ पे मिला लिया गया, और लगभग वहां पे फिर जब कुछ दिन बाद ही 20 फरवरी को लगभग 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। तो जब भी वहां की जनता ने यही कहा था कि हाँ, हम भारत में मिलना चाहते, लगभग आपका 19,0870 लोग ने वोटिंग किया था, तो भारत के पक्ष में ही इसमें वोटिंग किया था। तो ये आपकी तीनों देसी रियासतें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सारे हो गए यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। थैंक यू। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।